बंबई दूरदर्शन की साहित्यिक पत्रिका साहित्यिकी के इस विशेष अंक को हम केंद्रित कर रहे हैं हिंदी के शीर्षस्थ कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पर। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर काल के हिंदी के महानतम गीति कवि हैं और विगत आधी शताब्दी से अधिक समय से हिंदी में अत्यंत सुपुष्ट, प्रांजल और प्राणवान गद्य लेखन कर रहे हैं। 27 नवंबर 1907 को प्रयाग में जन्मे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से W.B. ईट्स पर PhD की उपाधि प्राप्त की। प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। आकाशवाणी इलाहाबाद में प्रोड्यूसर रहे। विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार के पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद भारत सरकार ने उन्हें 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया। बच्चन जी की ख्याति बहुत बड़े कवि के रूप में तो है ही, इसके अतिरिक्त उनके साहित्य के दूसरे पक्ष भी प्रमुख हैं, जिनमें उन्हें आत्मकथाकार के रूप में, एक विशिष्ट गद्य लेखक के रूप में पूरे देश में पहचाना गया है। बच्चन जी ने अनूठे और अपने अलग रंग वाले लोकगीत लिखे हैं, जिन्हें आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा ढोलक की थापों पर पूरे देश की जनता सुनती रही है और सराहती रही है। 87 वर्षीय हिंदी के इस महान साहित्यकार का अभिनंदन करने के लिए विगत 3 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह जी यादव बंबई पधारे और उन्होंने उनके सुपरस्टार पुत्र श्री अमिताभ बच्चन के निवास स्थान प्रतीक्षा पर जाकर उनका अभिनंदन किया। अभिनंदन के साथ उन्हें एक सम्मान पत्र भेंट किया और 1,01,000 रुपए की राशि भेंट की। इस महत्वपूर्ण साहित्यिक समारोह को, जो बहुत सादगी के साथ हुआ और जिसमें साहित्य, कला, संस्कृति के प्रमुख हस्तियां शामिल थीं, फिल्म जगत के महत्वपूर्ण लोग शामिल थे और जिसमें विशिष्ट पत्रकारों ने भाग लिया, इस समारोह की एक झलक आपके सामने हम प्रस्तुत करने चलते हैं। आइए देखें इस प्रमुख समारोह के कुछ अंश। संदेश देंगे। या किसी भी कला में और यश बढ़ाया सारी दुनिया में सारी सरकार बने तो सम्मान मिला नहीं आज सरकार आज ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को सम्मान होने
अमित जी, आप कुछ दो शब्द में उत्तर प्रदेश सरकार का और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के नागरिकों का, जिनकी बात मुख्यमंत्री जी ने रखी है कि वो भविष्य को सम्मानित करेंगे, इसके लिए मैंने अपना आभार प्रकट किया है। मैं बहुत गदगद हूँ कि श्रीमती जी स्वयं यहाँ पर लखनऊ से आए और जब उन्हें पता चला कि बाबूजी चल नहीं सकते तो उन्होंने कहा कि स्वयं यहाँ और ये पुरस्कार देना चाहूँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, न केवल अपनी तरफ से बल्कि बाबूजी की तरफ से। आज के दिन क्योंकि मेरी उम्र में पता नहीं होता किस वक्त ये दिन मुझे देखना बाबूजी का सम्मान खुशी हुई, हार्दिक खुशी हुई। आपको बहुत और इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि साहित्यकार कलाकारों को मान दिया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए। ये हम लोगों का प्रोग्राम था, चोटी के जो साहित्यकार हैं तो हम सम्मानित करें, उनको इज्जत दें। इन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में बढ़ाया है। हिंदुस्तान में हर शख्स आपको जानता है, हरबंस राय जी को, बल्कि मेरे ख्याल में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद अमिताभ जी से ज़्यादा इनको जानते होंगे। और ये हम समझते हैं हमारी सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ की है। आज आपको कैसा लगा? आज मुझे ये लगा कि ये लोग जो आज आए हैं, ये सब जाकर घर पर उनकी कविता पढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा। मुझे लगता है ये शासन ने साहित्यकार का सम्मान किया है और ये परंपरा अपने आप में काफ़ी अच्छी परंपरा है, क्योंकि सम्मान समाज में साहित्य और साहित्यकार का होना ही चाहिए और ये परंपरा आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है और भी अच्छा होगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता कि आज यूपी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बच्चन जी को इतना आदर और सम्मान दिया जाए, जो कि बहुत पहले देना चाहिए था, इससे भी कहीं ज़्यादा। मगर जो भी दिया, जो भी आदर और सम्मान आप लोगों ने दिया है, मुझे इतनी खुशी हुई है कि जो मेरी बयान से बाहर है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा हुआ और जया जी की इस बात से सहमत हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। ये सुखद है कि उत्तर प्रदेश सरकार साहित्यकारों और संस्कृति कर्मियों से जुड़ने की, उन तक जाकर उनको सम्मानित करने की कोशिश कर रही है। मैं आशा करता हूँ कि इसको आगे बढ़ा के उनको और ज़्यादा घनिष्ठ रूप से उनसे मिलने और उनका लाभ उठाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। आपके बाबा के बारे में आज इतना बड़ा जो सम्मान हुआ है और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनकी रचनाओं, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें। कुछ ऐसे ही वेरी मच अंदर से, दिल के भीतर से बड़ी खुशी हो रही। मैंने सोचा था मैं मर जाऊंगी, पर चलो मैं जिंदा हूँ ये तुम देखने के लिए, क्योंकि बच्चन जी का सम्मान बहुत होना चाहिए। ऐसा कवि लेखक आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती रही हूँ, बहुत कुछ। और ये इतने अपने को कभी नहीं अपने को बड़ा कहते, विनम्र है, बहुत ही सख्त विनम्र है। तो इसलिए ये सब जो है अच्छा है। मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। बाबूजी को शुरू से आपने एक बड़े कवि के रूप में देखा है और पिता के रूप में भी आपने उनके बारे में बताया है। मैं आज के दिन आप किस तरह से क्या महसूस कर रहे हैं, ये हमें दो शब्द बताने। बाबूजी ने ही सिखाया था कि देखो, पुरस्कार जो है वो सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती जीवन में। मनुष्य का जो काम है, जो उसका लेखन है, जो उसका जो परिश्रम है, वही एक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जब जनता उसको स्वीकारे तो वो एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर के उन्हें सम्मानित किया है। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं उनका और धन्यवाद देना चाहते हैं।
आज के दिन खुशी का दिन है, जाहिर है खुशी का दिन है। कुछ लोगों के मन में ऐसी भावना पैदा हो कि उन्हें बाबूजी को पुरस्कृत करना चाहिए, इसे हम एक बहुत सौभाग्य मानते हैं। आप स्वयं कविताएं लिखते रहे हैं, बच्चन जी ने कई बार लिखा है। आप अंग्रेजी में कविताएं लिखते रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है, मैंने कभी ऐसी कोई कविता नहीं। मैं आपसे जो ये निवेदन कर रहा हूँ, ये उन्हीं को कोट कर रहा हूँ। तो और बल्कि जब मैं कविताएं मैंने पढ़ी भी हैं, प्रकाशित पढ़ी हैं। नहीं, वो कविताएं नहीं, वो एक ऐसे ही गलती से कुछ लिख दिया था जब मैं अस्पताल में था 1982 में, जब मैं कुली के सर पे घायल हुआ था। तो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एक दिन ऐसे ही पढ़े पढ़े कुछ लिख दिया था, जिससे बाबूजी उस समय कुछ प्रभावित हुए थे। उन्होंने उसका अनुवाद किया जी। लेकिन मुझे कहने में कोई दुख नहीं है कि जो अनुवाद जो था वो ओरिजिनल से बेटर था। कुछ उस क्रम को आप और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं, बस क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर अमित रचनाएं लिखते तो बहुत बड़े कवि के रूप में ही सामने आते। वो माँ जी ने एक बार बहुत सही बात कही थी कि एक घर के अंदर एक कवि होना ही बहुत है। इसलिए मैंने कभी कविता नहीं लिखी। एक तो और ये भी बात है कि मुझे लेखन आता नहीं है और इसलिए कभी प्रयत्न किया नहीं। लेकिन ये आश्चर्य होता है कि जो कविताएं आप रिसाइट करते हैं बच्चन जी, वो कविताएं तो ऐसा लगता है कि कोई कवि ही रिसाइट कर रहा है। अब वो बाबूजी के साथ बहुत ही कम उम्र से उनके साथ रहा हूँ। जब कभी भी वो कवि सम्मेलन में गए या किसी कवि गोष्ठी में गए तो उनके साथ रहा हूँ, रात रात भर जागा हूँ उनके साथ, दिन रात सुनता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग के अंदर, मनुष्य के जिस्म के अंदर वो बात जम जाती है और केवल वो एक कलाकार की भावना, एक रूप है जो अंदर है, वो बाहर निकल आता है किसी तरह। लेकिन केवल कविता को पढ़ लेना ही लिखने से उसका कोई संबंध नहीं। बंबई दूरदर्शन द्वारा आयोजित एक विशिष्ट विचार गोष्ठी में बच्चन जी के साहित्यिक और व्यक्तिगत पक्षों पर चर्चा की गई। इस गोष्ठी में जिन लोगों ने भाग लिया उनमें सर्वश्री जगदीश राजन जी, जो उनके बहुत निकट संबंधी हैं, बंबई नवभारत टाइम्स के संपादक श्री विश्वनाथ सचदेव, कविवर श्री अनंत कुमार पाषाण और बच्चन जी के गीतों को सुमधुर संगीत से सजाकर प्रस्तुत करने वाले गायक कलाकार पंडित आस करण शर्मा ने भाग लिया। इस गोष्ठी के कुछ अंश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन्हें जनमन मादन कहा गया, वे हैं हरिवंश राय बच्चन, जो पंत जी के मित्र भी थे और उनके समय के साथी कवि भी। देखिए, गीत उनके इतने मीठे हैं, ये तो सभी लोग मानते ही हैं, तो उस बारे में मैं अधिक क्या कहूं। मगर एक संगीतकार को एक खुद मन में एक तब आनंद आता है जब किस गीत को, जिसको हम एक चालू जुबान में पिकअप कहते हैं ना, एक लय के लिहाज से, मात्राओं के लिहाज से, तो वहां एक रचना का कोई खास आनंद मिलता है। जैसे अनुभव की बात है तो देखा उनके दो गीतों में अजब बात। 7 मात्रा का एक गीत की, आज घन मन भर बरस लो भाव से भरपूर कितने, अभी सब 7 मात्रा का गीत है। दूसरा गीत देखा, कितना अकेला आज मैं कितना, अब ये 6 से शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ये जो एक अनुभूति है भाई, शायद गूंगे वाला गुड़ है, जो रचना करते हैं उनको लगता है कि ये क्या। अच्छा, फिर अभी कुछ ही वर्ष पहले की बात है, इसी दूरदर्शन के लिए एक उनका गीत किया, तो उसमें देखा, वाह, ऐसे जैसे 4 का पिकअप, मतलब वही 7 मात्रा का गीत। क्या, साथी सो न कर कुछ बात साथी। हमको सच तो ये लगता है, अब अच्छे साथी कहानियां बैठे कि बच्चन जी वाकई
संगीतकार हैं या गीतकार? एक बात तो मैंने देखी कि उनके गीतों में जो क्रिया है जिसका वर्णन हो रहा है, या जो दृश्य है, या जो बिंब है, वो एक चलने की एक सचल प्रक्रिया है। जैसे काटती थी धार दिन भर, पांव जिसके तेज चलकर चौंकना मत, अब गिरेगा टूट दरिया का कगार। तो ऐसा लगता है जैसे एक मूविंग फिल्म, एक जैसे चलचित्र है। और एक बात है कि अभी मुझे ख्याल आया, मैं सोचकर नहीं आया था, कि एकांकी नाटक की तरह उनका हर गीत है। पहले एक जैसे होता है कि जैसे मैं आपको एक गीत इसमें से बताता हूँ। देखिए कि दंड, अभी ये तो गीत भी मैं लेना, क्या दंड के मैं योग्य था। ये कई लोगों को, जनसाधारण को भी ऐसा लग सकता है कि मेरी जो नियति रही है वो मेरी नियति नहीं होनी चाहिए थी। और हर एक आदमी को जीवन के किसी न किसी क्षण में ये गीत बहुत लगता हुआ, हृदय को लगता हुआ लगेगा अपने अपने जीवन। क्या दंड के मैं योग्य था, क्या किया मैंने जिसका ये दंड है। चलता रहूं ये चाह दी, मैंने तो चाह पैदा नहीं की, पर एक ही तो राह दी। किस भांति होती दूसरी इस देह यात्रा की कथा, कि अर्जुन तू नहीं लड़ेगा, तेरी प्रकृति तुझे लड़वाएगी। तो देह यात्रा से मतलब। दूसरी बात उनकी विनम्रता। यानी मैं समझता हूं कि अगर प्रसाद जी हिंदी में शैव चेतना के प्रतिनिधि हैं, तो वैष्णव चेतना सिवाय बच्चन के किसी में नहीं। इसका एक ये है कि पीर पराई वाली मामला है। हाँ, पीर पराई वाली मामला है बिल्कुल। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। गिनती के गीत सुना पाया अपने बारे में, अभी उन्हें लगता है कि मैं तो गा ही नहीं सका जो गाना चाहता था। गिनती के गीत सुना पाया जब 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 जग यौवन से लहराया, द्रग पर जल का पर्दा छाया। यानी अश्रु से हमेशा ही उनके द्रग भरे रहे, तो मैं लिख ही नहीं सका। मेरी अनुभूति इतनी तीव्र रही कि मेरा शिल तो उसके सामने बहुत छोटा हो गया। खेल घिरौंदे छोड़ पथों पर चले गए हैं बच्चे सोने। अब शाम का इससे अच्छा वर्णन नहीं हो सकता। और इसको ऐसे देखिए कि हम अपने अपने घिरौंदे छोड़कर सब चले जाएंगे, ये भाव तो उठता ही है। तो बच्चन जी ने अपने गीतों में मनुष्य के सारे इतिहास को संपुटित किया है। जैसे देखो टूट रहा है तारा, मिटता एक देखता रहता दूर खड़ा तारक दर सारा। गीत है हम कब अपनी बात छिपाते। बच्चन जी ने जो कुछ लिखा है वो उत्कट अनुभूति का फल है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो उन्होंने अनुभूति में नहीं किया। और इसीलिए उन्होंने, उनकी एक और मुझे पंक्ति याद आई कि मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बच्चन जी ने बड़ी उत्कटता से जिया है कविता को। कहते हैं ना, अनुभूति की सच्चाई और गहराई दोनों हमें उनकी कविता में मिलती है। और मैं समझता हूँ बच्चन जी की कविता की एक खासियत रही है ये कि उनकी कविताओं को पढ़ते समय लगता है जैसे हमारी बात कह रहे हों। मतलब जो अनुभूति सामान्य जन की हो सकती है, उस अनुभूति तक पहुंचना किसी कवि के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता है। बच्चन जी का जीवन एक संघर्ष का जीवन रहा है। जो भी उन्होंने अनुभव किया जीवन में, उसको उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहा है। और जिस ईमानदारी से और जिस सत्यनिष्ठा से उन्होंने उसको व्यक्त किया है, वो शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हम क्या कहते हैं, किसी भी कविता को उन्होंने लिखा, उसके पीछे उसका एक इतिहास है। हर एक कविता के इसके साथ साथ उनका स्वाध्याय भी है। उन्होंने कवि तो थे, देवता कवि थे, मगर उस कवि को परिपूर्ण रूप में आने के लिए उन्होंने जितना अध्ययन किया है वो थोड़े लोगों ने किया है। अध्ययन तो जिंदगी में जो आदमी पढ़ रहा है, जो सोचेगा भी उस पर, वो सोच जो है उसकी अनुभूति में आएगा और वो सामने आएगा। लेकिन बच्चन जी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनके गीतों में, जैसा मैं पहले कह रहा था, कि पढ़ते पढ़ते रहे ये गीत जो था ना, इसकी तो घटना ये है। तो घटनाएं हैं जो उन्होंने उसको व्यक्त किया है। हाँ, लिखे मजगीत मैंने हो खड़े जीवन सफर में। अच्छा, ये बताइए कि बच्चन जी के साथ आपका रिश्ता करीब 40-45 साल का है। जी। आप उनके निकट संबंधी भी हैं, अलग अलग अवसरों पर आप उनसे मिलते रहे हैं। सबसे अच्छी बात एक व्यक्ति के रूप में आपने क्या देखी उनमें? उनका सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अच्छा। जीवन में बहुत ही वो संतुलित व्यक्ति हैं। जैसे हमें कल्पना होती है कवि के बारे में कि वे अपना बहुत अलग तरह से जीवन जिएंगे, ऐसा नहीं है। तो सुबह उठना, अपना व्यायाम करना, घूमने जाना, वो कवि जैसे नहीं लगते।
बिल्कुल ही वो कभी ऐसे नहीं, घर में वो कभी ऐसे भी नहीं, है कि कभी ऐसे नहीं जिए, वो कभी ऐसे नहीं जिए। घर में उनका डिसिप्लिन था, हम लोग की हिम्मत नहीं थी हम लोगों की कि हम कुछ कह सकें, कुछ बोल सकें, पर वे हर एक के साथ इस स्नेह से मिलते थे, लगता था कि बस वो हमारी बात कह रहे हैं। एक बात और बताइए मुझे कि बच्चन जी के जीवन में आपने कोई ऐसी चीज देखी है जो आपको लगता है कि इस समय याद आ जानी चाहिए और लोगों को बताई जानी चाहिए? बच्चन जी वस्तुतः एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, मैं इससे कहना चाहूंगा। धार्मिक व्यक्ति हैं। वो कितनी भी बार लिखें प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, पर जितनी प्रार्थना वो करते हैं शायद ही कोई करता। मैंने कई बार प्रसाद खाया उनके यहाँ। और मुझे अभी याद है जब मैं बीए का इम्तिहान पास हुआ, या तो उन्होंने ये मान रखा था कि वे रामचरितमानस का पाठ करेंगे। अच्छा। पूरी रामायण का पाठ गर्मी के उन दिनों में आपके बीए होने पर, मेरे बीए पास करने पर उन्होंने किया था। एक स्थान पर बैठकर केवल वे थोड़ी देर के लिए जा सकते थे, या पानी पीने, या मान लीजिए बाथरूम जाना था, अन्यथा उन्होंने किया। और ऐसे ही मैं उस घटना को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी शक्ति है सुख दुख को सह लेने की। मैं समझता हूँ ये बात सबसे बड़ी बताइए आपने कि सुख दुख को सह लेने की एक सम्यक दृष्टि उनमें है, और इस दृष्टि के लिए मैं समझता हूँ बच्चन जैसा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जब अमिताभ बीमार हुए और चोट बहुत गहरी थी, रोज अखबार में निकल रहा था कि आज सिंह कर रहे हैं, अमिताभ सिंह की हर तरह की बातें निकली थी। वो पढ़ते थे, रख देते थे, और सिवा सुंदरकांड के पाठ के और कुछ नहीं करते थे। धन्यवाद बच्चन जी। मैं समझता हूँ कि बात जो आप कह रहे हैं बच्चन जी के बारे में कि एक व्यक्ति किस तरह अनुशासित रह करके, जबकि कवि के लिए कहा जाता है कोई अनुशासन नहीं मानते, लेकिन बच्चन एक ऐसा कवि है जिसका जीवन अनुशासन की एक तरह से परिभाषा बन जाता है। तो कवि को आज हम प्रणाम कर रहे हैं। बच्चन जी के गीतों की सबसे प्रमुख विशेषता है और जो देश की साहित्य प्रेमी जनता को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो विशेषता है उनकी चरम संगीतात्मकता। उनके गीतों में संगीतमयता इस कदर रची बसी हुई है कि बरबस उन्हें गुनगुनाने का मन करता है, उन्हें पढ़ने के साथ ही। और इतने विशेष गुण वाले गीतों को अगर हम संगीतबद्ध रूप में देखें और सुने तो वह किस प्रकार का प्रभाव छोड़ेगी।
संगीत, साहित्य और साहित्य से संबंधित गतिविधियों में दिलचस्पी रखने वाले मेरे प्रिय भावप्रवण संवेदनशील दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम? हमें लिखिएगा नहीं। हमारा पता है साहित्य की, दूरदर्शन केंद्र, वर्ली, बंबई 400025। नमस्ते।